हेलो फ्रेंड्स, सिक्योरिटी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे मित्र, आज मैं आपके सामने, ये तो आपको पता चल गया होगा कि मैं एक स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की बात आपके सामने करने वाला हूं। जब भी स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की बात आती है तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसके बाद आपके दिमाग में आएगा SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर हम शॉर्ट टर्म के हिसाब से बात करेंगे तो आपकी नज़र में HSBC का स्मॉल कैप आएगा, टाटा का स्मॉल कैप आएगा। पर मेरे मित्र, आज मैं एक हट के थोड़ा सा म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने के लिए आया हूं, जिसने, अगर मैं 3 साल की बात करूंगा तो 36% के CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। पर HSBC स्मॉल कैप की बात करेंगे तो उसने 40% के CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। एक साल में इस म्यूचुअल फंड की बात करेंगे तो 23% के CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है। वहीं HSBC स्मॉल कैप की बात करेंगे शॉर्ट टर्म के अंदर तो HSBC ने जो आपको रिटर्न दिया है वो दिया है 30% के CAGR के हिसाब से। तो डेफिनेटली 1 साल और 3 साल में अगर मैं इस म्यूचुअल फंड का कंपेयर HSBC से करूंगा तो रिटर्न HSBC का ज़्यादा निकल के आ रहा है। पर आपको पता होना चाहिए, जब मैं मैक्सिमम इस म्यूचुअल फंड को लेके चलता हूं तो किसी भी म्यूचुअल फंड से अच्छा इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न अच्छा डिलीवर इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म में दिया है, जो कि है 30.67% का CAGR। यानी कि इस म्यूचुअल फंड ने टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को भी बीट किया है शॉर्ट टर्म में। इसके NAV की बात करेंगे तो टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का भी NAV ऑलमोस्ट 30 के आसपास ही है और इस म्यूचुअल फंड का भी NAV केवल 34 रुपए का है। भाई, सिमिलर म्यूचुअल फंड है, पर रिटर्न कहीं ना कहीं इस म्यूचुअल फंड ने ताबड़तोड़ तरीके से अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करके दिया है। जबकि मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूं मेरे मित्र, तो इस म्यूचुअल फंड को अभी केवल 4 साल ही इस म्यूचुअल फंड ने कंप्लीट किए हैं। ठीक है, वैल्यू रिसर्च ने इसको रेट कम किया है। रेट कम करने का रीज़न केवल एक हो सकता है, या तो इसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होगा, एग्जिट लोड से रिलेटेड कुछ कहानी होगी। चलिए 1 बाय 1 करके देख लेंगे। वैल्यू रिसर्च ने, हालांकि इसका रेटिंग कम है, 3 आउट ऑफ 5 रेट किया है, तो कृपया सोच समझ के पैसा लगाएं। ध्रुव भाटिया साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि ये हैं फंड मैनेजर जो कि आपके पैसे को मैनेज करके चलता है। जो एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जाता है वो इसी फंड को मैनेज करने के लिए ही चार्ज किया जाएगा। तो ध्रुव भाटिया साहब का क्वालिफिकेशन प्लस एक्सपीरियंस आप चेक कर सकते हो, जबरदस्त है। इसके साथ साथ अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो 3 महीने में देखिए 14.57% का रिटर्न, 6 महीने में देखिए 26.71%, 1 साल में 23.51% और 3 साल में देखिए पैसा डबल कर दिया। पैसा न केवल डबल कर दिया बल्कि केवल 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने आपका पैसा 1.5 गुना कर दिया। वो देखते ही बन रहा है। अगर मैं इसके साथ साथ रिस्क की आपके सामने चर्चा करने की चेष्टा करूं तो रिस्क आपका वेरी हाई रहता है, क्योंकि पैसा आपका इक्विटी मार्केट के अंदर आता है। इसके साथ साथ जिस म्यूचुअल फंड की मैं आपके सामने बात कर रहा था, चलिए तालियों की गड़गड़ाहट के साथ शुरुआत कीजिए। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूं। तो सबसे पहले यहां से कुछ चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कि भाई, अगर आप रेगुलर प्लान में हो तो आपको डायरेक्ट प्लान पर आ जाना चाहिए। काफी पैसा और काफी रिटर्न आप बना लेते हो। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की चूंकि आज मेरी चर्चा चल रही है, 595 करोड़ का इसका सेट साइज है, 0.96% का एक्सपेंस रेशियो आपसे चार्ज किया जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक्सपेंस रेशियो इसका ज्यादा है, नो डाउट, क्योंकि यही टाटा स्मॉल कैप की बात करेंगे तो एक्सपेंस रेशियो कम है, 3.46% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पे लिया है। एग्जिट लोड से रिलेटेड क्या कहानी है, 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो 1% का एग्जिट लोड आपसे पड़ जाएगा। कब पड़ेगा? बियॉन्ड यूनिट्स बियॉन्ड 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अगर आप 10% से ज्यादा के यूनिट्स बेच दोगे साल भर के अंदर तो 1% का एग्जिट लोड आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए, अब मैं बात करके जा रहा हूं आपके सामने किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है। तो इन्होंने सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी दी है वो दी है कैपिटल गुड्स को, जहां पर आपका पैसा पड़ा हुआ है 18.14%। फाइनेंशियल है, मटेरियल है, कंज्यूमर स्टेपल्स है। इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, कंस्ट्रक्शन, मेटल्स एंड माइनिंग सर्विसेज, केमिकल्स, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी और कुछ कैश होल्ड करके चल रहे हैं, जिसकी बात मैंने आपके सामने ऊपर भी करी। मेरे मित्र, जब भी स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करने की बारी आए तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि रिस्क आपका बहुत ज़्यादा हो जाता है। पर मेरे मित्र, आपका अगर मैं पिछले 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड बताऊं तो केवल 2 साल ही ऐसे हुए हैं, पिछले फ्रीक्वेंटली हुए हैं, ये लगातार नहीं हुए हैं। तो हो सकता है 2012 में स्मॉल कैप कैटेगरी ने अच्छा रिटर्न दिया हो, फिर पता लगा 4-5 साल में स्मॉल कैप कैटेगरी ने घिसवाया हो इन्वेस्टर्स को। फिर वापस से 2022-23 के अंदर सेम सिनेरियो आया है कि जहां पर स्मॉल कैप कैटेगरी ने अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। हमेशा स्मॉल कैप कैटेगरी आपको रिटर्न बना के अच्छा नहीं देगी, कहीं आपका आगे चल के ये पेशेंस भी चेक करेगा।
फिर उसके बाद कौन सी कैटेगरी का रिटर्न की बारी आएगी, हो सकता है इसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स अच्छा रिटर्न देंगे। फिर किसी समय ऐसा आएगा, कोई साल ऐसा आएगा जहां पर आपको लार्ज कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स अच्छा देंगे। पर ऑल इन ऑल मैं बताऊं आपको, एक अच्छा इन्वेस्टर्स ये पूरे मार्केट को बीट कर देता है जब म्यूचुअल फंड के अंदर वो लॉन्ग टर्म एक बड़ी पारी खेलता है, जो कि होती है 15 से 20 साल। अगर मैं अपने हिसाब से बात करूंगा तो पारी खेलना मैं पसंद करूंगा 25 से 30 साल किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर, तभी आप ये मान के चलना कि आपको रिटर्न अच्छा मिल सकता है। भारत देश के अंदर चूंकि ये गोल्डन एरा चल रहा है, इस वजह से 2029 तक तो कोई दिक्कत फिलहाल नहीं होगी। 2029 तक चीजें रोलर कोस्टर की तरह चल सकती है, पर स्टॉक मार्केट ऊपर ही चलेगा। और जिस तरीके से हम इतिहास हम अंतरिक्ष में लिख रहे हैं, उसी तरीके से हम इतिहास भारत के अंदर भी पूरी दुनिया के सामने लिख रहे हैं, चाहे वो स्मॉल कैप कैटेगरी के माध्यम से हो, चाहे वो स्मॉल कैप हो या मिड कैप कैटेगरी के माध्यम से हो। हम एक नया इतिहास, चाहे वो इंडेक्स फंड के अंदर हो, हम हर रोज एक नया इतिहास लिख रहे हैं मेरे मित्र। इसके साथ साथ आपको कॉशियस रहने की भी जरूरत है। जब तक आपको रिटर्न मिल रहा है तो आप रिटर्न चुपचाप लेते रहो। अगर जिन म्यूचुअल फंड्स होल्डर्स का लॉन्ग टर्म का होराइजन है तो उन्हें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए कंसिस्टेंसी के साथ एसआईपी करते रहना चाहिए। पर जिन म्यूचुअल फंड होल्डर्स का होराइजन शॉर्ट टर्म के लिए है तो बिल्कुल सतर्क और चौकन्ने रहना कि जैसे ही स्टॉक मार्केट गिरने पे आ जाए तो आप अपना सौदा और प्रॉफिट बुक करते हुए देखने को मिले। शॉर्ट टर्म में चीजें कभी भी बदल सकती हैं, पर लॉन्ग टर्म में चीजें एक ही तरफ जाना है, जो कि है स्टॉक मार्केट आसमान की तरफ। अदर्स की बात करके चलूं तो 3.46% अदर्स, यानी कि ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं, जिसकी बात मैंने ऊपर 2 बार करी है आपके सामने। अब बात करेंगे यहां से किन किन शेयर्स में आपका पैसा पड़ा रहेगा। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, रेडको खेतान, रेडगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी, केनिस टेक्नोलॉजी, सीसीएल प्रोडक्ट, केईआई इंडस्ट्रीज, अपोलो पाइप्स, टीडी पावर सिस्टम्स, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी, जमुना ऑटो, ला ओपाला आरजी, प्राज इंडस्ट्रीज, मिसिस बैक्टर्स फूड स्पेशलिटीज लिमिटेड, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, पॉली मेडिकेयर, इसके साथ साथ टीआई फाइनेंशियल होल्डिंग्स, लिंडे इंडिया, द फिनिक्स मिल्स, फिलिप्स कार्बन ब्लैक, सीआई ऑटोमोटिव, अपोलो टायर्स, एरिस लाइफ साइंसेस, केएसबी लिमिटेड। कुछ नए शेयर्स की यहाँ पर चर्चा हो रही है, तो सुनते रहिए बिल्कुल शांति से, क्योंकि यहाँ से आपको शेयर्स के बारे में भी नॉलेज मिलेगा स्मॉल कैप कैटेगरी से रिलेटेड। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, शांति गियर्स, होम फर्स्ट फाइनेंस, रत्नामणि मेटल्स, वीआईपी इंडस्ट्रीज, ब्रिगेड एंटरप्राइज, बलरामपुर चीनी, इसके साथ साथ कार्बोरंडम यूनिवर्सल, वेस्ट लाइफ फूडवर्क्स, लार्सन एंड टूब्रो, कैनरा बैंक, टिमकेन इंडिया, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, महिंद्रा लाइफ स्पेस, ब्लू स्टार, मैक लिमिटेड, सेंको गोल्ड, इसके साथ साथ रोलेक्स रिंग्स, जी टेक इंडिया लिमिटेड, एसकेएफ इंडिया, लेमन ट्री, कैथोलिक सीरियन बैंक, सेरा सैनिट वायर, मेट्रो ब्रांड्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया जैसे कुछ दिग्गज कंपनीज के अंदर आपका पैसा पड़ा रहेगा। अगर मैं बैंक ऑफ इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करने की चेष्टा करूं तो एक छोटा सा असेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो कि आसमान की तरफ यानी कि ग्रोथ फेज में देखने को मिल रहा है। 4,781 करोड़ का इसका असेट अंडर मैनेजमेंट है। केवल ये 61 स्कीम के साथ आते हैं। मेरा यही मानना है इन्हें अपनी स्कीम्स को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए और रिटर्न को डिलीवर करने के लिए ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसकी वजह से इनको सबसे पहला जो काम करना चाहिए वो है इसके एक्सपेंस रेशियो के ऊपर, जिसे कम कर देना चाहिए। एग्जिट लोड को भी 1 साल से बढ़ा के 6 महीने कर देना चाहिए, तभी आप ये मान के चलना इन्वेस्टर्स को ट्रस्ट दिखाएगा। अगर मैं ऑल इन ऑल बात करें, अगर आप ऑलरेडी 1-2 साल से इन्वेस्टेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न आपकी पॉकेट में पड़ा होगा 30-40% का, उसको कंसिस्टेंसी के साथ मेंटेन करके आगे बढ़ो। पर अगर आप नए म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो बैंक ऑफ इंडिया को एक बार आप सोच सकते हैं अवॉइड करने के लिए, क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, पर हालांकि रिटर्न अच्छा है पर एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है। फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपने लेना है, क्योंकि पैसा आपका है। मेरे मित्र, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। कल फिर आपके साथ मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल, बट कुछ नए म्यूचुअल फंड्स के साथ। और कमेंट जरूर करते रहिए, अच्छे बुरे ही सही, पर कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।